तो कुल मिलाकर एट व्हाट हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस द वैल्यू ऑफ जी बिकम्स 36% दैट ऑफ इट्स वैल्यू ऑन द अर्थ सरफेस। मतलब ये है कि अगर हम अर्थ की सरफेस से, आवाज नहीं, अर्थ की सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है, तो एज हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स 36%, मीन्स जी इंटू 36/100 हो जाती है एज हाइट पर। ध्यान से सुनना, तो कुल मिलाकर जी डैश की वैल्यू किसके बराबर आई? 36g/100। जी डैश के लिए फॉर्मूला क्या है? जी इंटू आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला इसलिए लगाएंगे क्योंकि अगर 100-200 किलोमीटर की हाइट पर जाते हैं तो जी की वैल्यू में माइन्यूट सा 3% तक का चेंजेस आता है, और ये 36% चेंज है, यानी हायर है, तो हायर के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो इट इज़ व्हाट 36g/100, समझे? जी से जी गया, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 6/5 आएगा, यानी 6/10 आएगा, जो कि 3/5 होगा। तो r अपॉन आर प्लस एच इज व्हाट 3/5, यानी 5r इज इक्वल टू 3r प्लस 3h, so h will be equal to 2r/3। ये आपका आंसर है इतनी हाइट पर। यानी इस क्वेश्चन को हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर किसी वेट पर्सन का वेट जो है वो w है, तो उतनी हाइट पर वो कितना हो जाएगा? 0.36w। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इजी था, सभी लोगों से हो गया होगा। दूसरा है वेट ऑफ राजस एट अर्थ सरफेस इज दिस रिड्यूसेस बाय। तो सुनिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये अर्थ है, साथ साथ में आप कॉपी कर सकते हो क्योंकि, या फिर आपके करेक्ट भी होंगे। अगर हम अर्थ की सरफेस पर वेट कितना लेते हैं? 60g, तो अर्थ की सरफेस पर के अंदर एक स्टेप पर वेट कितना आएगा? रिड्यूसेस बाय 36%। रिड्यूसेस बाय 36% यानी क्या? इट बिकम्स 64%। गॉट इट? तो यहाँ पर 60g का कितना हो गया? 64%। उसमें इट बिकम्स 36%। 36% बनने का मतलब पिछले क्वेश्चन में इट रिड्यूसेस बाय 64%, और यहाँ पे रिड्यूसेस बाय 36% मीन इट बिकम्स 64%। तो यहाँ पर ये होगा आपका अपरेंट वेट। अपरेंट वेट यानी कितना? mg डैश। तो mg डैश की वैल्यू कितनी आएगी? 60। g डैश की वैल्यू, डेप्थ अर्थ के इनसाइड के लिए फॉर्मूला क्या होता है? g इंटू, बताइए, r माइनस एक्स अपॉन आर, है ना, इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 60g इंटू 64/100, यानी कितना? 4/5 का होल स्क्वायर। समझ में आया? ये 60g से 60g कैंसिल, इसको 64/100 को वी कैन राइट, 64/100 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 का डिवाइड कर देंगे तो 16/25, इट विल बी 25r minus 25x is equal to 16r. So your x is what? 9r/25। इतने डेप्थ पर आने पर आपका वेट जो है वो 64% रह जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चंस अधिकतर बच्चे कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है weight of Ravan at earth surface is 400 kg weight. At what depth his weight becomes 100 kg weight? So it is the same question. एक सेकंड, जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसको मैंने डेप्थ वाला करा है, लेकिन क्वेश्चन था हाइट का। तो एट व्हाट, ये डेप्थ वाला हो गया। अब इसी क्वेश्चन को मैं हाइट वाला जो है ना वो करता हूँ। तो ये क्वेश्चन था एज हाइट पर इट बिकम्स 64%। तो यहाँ पर वेट 60 है और यहाँ पर वेट क्या होगा?
एम जी डैश इज इक्वल टू 60G का 64%। हाइट पर है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, जी डैश की वैल्यू क्या होगी, जी इंटू आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, 60G इंटू 64/100। समझ में आ रहा है? तो कुल मिलाकर 60G से 60G कैंसिल हो गया, यहाँ पर r/r प्लस एच इज इक्वल टू क्या होगा, 4/5 आ जाएगा, है ना, इसको रूट लेंगे तो। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, r अपॉन r प्लस एच इज इक्वल टू कितना आ गया, 4/5। इसको सिंप्लीफाई करा तो 5r इज इक्वल टू 4r प्लस 4h, h की वैल्यू क्या आ जाएगी, r/4 यानी 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर। और 9r/25, 9r/25 यानी कुछ ज़्यादा डेप्थ होगी। तो अगर ये क्वेश्चन में ये कंपैरिजन पूछा जाता है कि सेम वैल्यू की वैल्यू ऑफ जी हो रही है लेकिन एक एच हाइट पर और एक एक्स डेप्थ पर, तो एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन एच होगा, यानी कम हाइट पर जी की वैल्यू तेजी से कम होती है ना। आया समझ में? शुरुआत में, ठीक है। उसके बाद में दोनों में कुछ एक न्यूट्रल पॉइंट आएगा जहां पर दोनों की वैल्यू सेम डिस्टेंस पर सेम आएगी। समझ में आ रहा है? तो कुल मिलाकर ये क्वेश्चन जो था हमारा एट हाइट था, तो मैंने उस क्वेश्चन को दोनों तरह से कर दिया, हाइट के लिए भी कर दिया और डेप्थ के लिए भी कर दिया, और दोनों में कंपैरिजन भी बताया किस तरह से होता है। आया समझ में? अब अभी हमारा वाला जो क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में द सेम कंसेप्ट है बेटा। और एक बात बताऊं, इसको हम ओरली कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको इजी कंसेप्ट दे देता हूं कि रावण का वेट कहाँ पर है, यहाँ पर 400 kg वेट। आपको डेप्थ पे जाना है और आपको पता है कि डेप्थ पर कैसे लीनियरली डिक्रीज होता है, तो कुल मिलाकर 8 डेप्थ पर जाने पर 100% डिक्रीज होता है। आपको कितना डिक्रीज कराना है, 75% डिक्रीज कराना है। तो वो कितनी डेप्थ पर जाएगा, ओरली 3r/। समझ में है? अगर ये बोला जाता है कि रावण का वेट अर्थ की सरफेस पर x है और उसका सिर्फ 10% वेट रह जाए, यानी 100 किलोग्राम का रावण जो है वो कितना अपीयर हो, 10 किलोग्राम का, यानी 10% रह जाए, तो वो सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर होगा पता है, r/10। आया समझ में? तो ये लीनियरली होता है, तो इसके लिए दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है हमको। आया ना समझ में? तो कुल मिलाकर यहाँ पर 3r/4 यानी सेंटर से r/4 पर आंसर आएगा। इसको सॉल्व करोगे, पिछला क्वेश्चन को ही मैंने उसको करा है। अब आने वाले दो क्वेश्चंस भी ओरल है और ये दोनों क्वेश्चंस भी नीट और जेई मेंस तक के लेवल में आएंगे। इंपॉर्टेंट है। रेडियस ऑफ अर्थ इंक्रीजेस बाय 2%, बाय व्हाट परसेंट द जी विल चेंज, दिस इज द क्वेश्चन। तो गिवन क्या है, यहाँ पे गिवन है डेल्टा r/r इंटू 100। ये कितना गिवन है, 2%। गॉट इट? आपको क्या निकालना है दोस्त, डेल्टा g/g इंटू 100 चाहिए। ओके, अब g के लिए फॉर्मूला है gm/r²। जब मास कांस्टेंट होगा तो हम ये फॉर्मूले को यूज करेंगे। इसमें सॉल्व कैसे करना है, ऐसे तो डायरेक्ट आंसर आप इजीली लगा सकते हो बिना मेरे एक्सप्लेन करे हुए, लेकिन मैं आपको मेथड बता देता हूं। log ऑफ g इज इक्वल टू क्या होगा, log ऑफ कैपिटल G प्लस log ऑफ कैपिटल M
-2 log r, ये log ले लिया मैंने, log a into log b is the log a plus log b, log a into b is equal to log a plus log b होता है। अब इसको डिफरेंशिएट करें, log का डिफरेंशिएशन 1/g होता है, विथ रिस्पेक्ट टू g आएगा तो डेल्टा g, कैपिटल G कांस्टेंट होता है तो log ऑफ कैपिटल G क्या आएगा 0, फिर log ऑफ m कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 0, फिर उसके बाद में 2 log r का डिफरेंशिएशन 1/r आएगा, विथ रिस्पेक्ट टू r होगा तो डेल्टा r इंटू 100 अगर हम दोनों तरफ करते हैं तो हमारा फार्मूला आ जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि डेल्टा g बाई जी इंटू 100 इज इक्वल टू फार्मूला क्या है -2 डेल्टा r बाय r इंटू 100। गॉट इट? तो देखिए इसको हम डायरेक्टली इससे इस स्टेप पर आ सकते हैं। कैसे? g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, यानी डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 इज इक्वल टू पावर जो है आगे आ जाएगी, यानी आर स्क्वायर का क्या होगा -2 आगे आ गया डेल्टा आर बाय आर इंटू 100। यानी कि कहने का मतलब ये है कि रेडियस को 2% बढ़ाने पर ये क्या क्या आंसर आ रहा है -4%, यानी आंसर क्या होगा डिक्रीजेस बाय 4%। तो क्वेश्चन था हमारा कि रेडियस को मैंने 2% बढ़ाया तो जी की वैल्यू में क्या परिवर्तन आया, आंसर क्या होगा ट्वाइस हो गया उसका, लेकिन नेगेटिव है तो इसका मतलब ओवरऑल आंसर है 4% डिक्रीज होगा जी की वैल्यू। करेक्ट? दूसरा क्वेश्चन था यहां पर कीपिंग डेंसिटी कांस्टेंट, दिख रहा है। अब डेंसिटी कांस्टेंट है ना तो जी के लिए फॉर्मूला आप क्या लेंगे 4/3 पाई आर रो जी। यहां पर ये सब चीजें क्या है कांस्टेंट, सिर्फ आर वेरिएबल और g इज प्रोपोर्शनल टू क्या है r। तो अगर आप डायरेक्टली समझते हैं तो डेल्टा g बाई जी इज इक्वल टू क्या आएगा डेल्टा r बाय r। ओके बेटा, लेकिन अगर आपको लेकर सॉल्व करना है तो log g इज इक्वल टू क्या आएगा log ऑफ 4 पाई रो जी एक साथ ले लो प्लस log ऑफ r ले लो, डिफरेंशिएट कर दो 1/g विथ रिस्पेक्ट टू g है तो डेल्टा g इज इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 0 प्लस 1/r विथ रिस्पेक्ट टू r है तो डेल्टा r। अब इसमें 100 का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो फार्मूला बन जाता है डेल्टा g बाई जी इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा r बाय r इंटू 100। सो इट इज वॉट, r को मैंने 2% बढ़ाया था यानी कि g क्या हुआ 2% इंक्रीज हुआ। जितना परसेंटेज चेंज इन आर होगा उतना ही परसेंटेज चेंज इन जी होगा। तो ये जो दो वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम है ये भी नीट में डायरेक्टली आते हैं। प्रैक्टिस करने वाले जो है फटाक से अगर ये बोला जाता है कि रेडियस को 0.1% डिक्रीज करा, तो जब रेडियस को 0.1% डिक्रीज करेंगे ना तो इसकी वैल्यू क्या होगी -0.1, तो उस केस में 2.2% इंक्रीज हो जाएगा। और अगर डेंसिटी को कांस्टेंट रखकर करते हैं तो उसमें क्या होता है 0.1% डिक्रीज हो जाएगा। गॉट इट? तो ये एक इजी टाइप ऑफ प्रॉब्लम थे और इसके आंसर्स जो हैं वो आप लोगों को बहुत अच्छे से मेमोराइज रह सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट तो था यहाँ पर 2 क्वेश्चन से, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ ए डे so that a body placed on equator experience weightlessness। ये रटने वाला क्वेश्चन हो जाता है बाद में। g की वैल्यू में क्या चेंजेस करा जाए ताकि अर्थ पर अगर एक बॉडी रखी है कहाँ पर इक्वेटर पर तो वो वेटलेसनेस फील करे। ध्यान से समझना है ना, यानी अगर हम ये अर्थ हो गई ये इक्वेटर हो गई, यहाँ पर अगर कोई बॉडी को रखा जाता है तो उस पर एक फोर्स कहाँ लगता है टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, वो कितना लगता है mg। दूसरा फोर्स क्या लगता है नॉर्मल रेशियो, है ना। यहाँ पर वेटलेसनेस मतलब क्या है, वेटलेसनेस का मतलब है नॉर्मल रिएक्शन g। ओके, अब सिंस अर्थ इज रिवॉल्विंग अबाउट इट्स एक्सिस विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड दैट ओमेगा इज नॉट 2 पाई बाय 24, वो कुछ अलग है।
तो क्या कंसेप्ट होगा बेटा, नेट इनवर्ट फोर्स, नेट, क्योंकि सर्कुलर मोशन में ना, नेट इनवर्ट फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। नेट इनवर्ट फोर्स क्या आ गया, एम जी माइनस एन इक्वल टू क्या आएगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर। एन को जीरो रख दिया, एन को जीरो रख दिया तो क्या आएगा बेटा, एम जी इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, एम से एम कैंसल, यानी ओमेगा इज इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ जी बाय आर। ओमेगा अगर ये है तो यह प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अर्थ जो है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अर्थ क्या है, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाय 24 है ना, रेडियन पर आवर में। तो ये जो आता है इट इज 17 टाइम्स ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अर्थ। ये अर्थ की अभी जो वैल्यू है उसका 17 गुना है, यानी अर्थ अपनी एक्सिस पर जो एक रिवॉल्यूशन है, रोटेशन है, वह 17 टाइम फास्ट करने लग जाती है, 17 गुना तेजी से घूमने लग जाती है। तो वेटलेसनेस फील होगा कहां पर, इक्वेटर, करेक्ट। अब इसमें अगर मैं टाइम पीरियड की बात करता हूं तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर बाई जी। और ये वेरी वेल नोन है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर बाई जी फिजिक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस में से आता है ना, ये एसएचएम में आएगा और ये आता है 84.6 मिनट। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 84.6 मिनट, इसमें अगर 17 का मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो ये 24 आवर्स बन जाए। यानी कि अर्थ के रोटेशन का टाइम पीरियड कितना हो एक रिवॉल्यूशन का, 24 आवर्स के बजाय 84.6 मिनट हो जाता है ना, तो हमें वेटलेसनेस फील होती है। एंड द सेम क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन एनी अनदर वे, कि यहाँ पर इक्वेटर पर अभी मैंने बोला है, इक्वेटर पर नहीं होते हुए किसी लैटिट्यूड लैम्डा पर वेटलेसनेस फील हो, तो उसके लिए भी क्या है, वहां पर जो जी डैश की वैल्यू है ना उसको जीरो कर दीजिए। जी डैश की वैल्यू क्या थी, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा, उसको जीरो कर दोगे तो आपको जो भी ओमेगा की वैल्यू होगी वो होगी। अब जरूरी नहीं कि ऐसा भी क्वेश्चन आए, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है बेटा कि यहाँ पर इस लैटिट्यूड पर 60 डिग्री के लैटिट्यूड पर, फॉर एग्जांपल 60 डिग्री पर के लैटिट्यूड पर कोई बॉडी का अपीरियंट वेट उसके एक्चुअल वेट का 50% रह जाए। आया ना समझ में। तो यहाँ पर अपीरेंट वेट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एम जी डैश इज इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा। तुझे क्या चाहिए, ओमेगा चाहिए, तो तुझे क्या बोला है, ये जो एम जी डैश है ना वो एक्चुअल वेट का 50%, 20% है ना। इस तरह के भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं जिसमें नए ओमेगा को आपसे पूछेगा। गॉट इट, समझ में आ रहा है। तो ये एक तरह से रटने वाला क्वेश्चन था। कौन सा वाला, कि अर्थ की ओमेगा में क्या चेंज करा जाए, कितना चेंज करा जाएगा, 17 टाइम्स करा जाएगा, तो इक्वेटर पर वेटलेसनेस होगा, लेकिन दूसरे प्लेस पर कुछ कुछ वेट हो सकता है। और दूसरे प्लेस पर अगर आपसे पूछा जाए कि वेटलेसनेस हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाकर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। उस प्लेस का लैम्डा यहाँ पे जो भी दिया है वह लेना पड़ेगा। आते हैं ऐसे क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। अब अगले क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने वाला है, 2 बार सॉल्व करना है इसको, तो आपको ये रहेगा क्योंकि इस टाइप की प्रॉब्लम एसएचएम में आएगी। तो क्वेश्चन क्या है, पहले उसको एक बार वापस से बता देता हूँ कि एक टनल है जो कि स्मूथ है, अपने को नॉर्मल रिएक्शन निकालना है ऑन द ब्लॉक प्लेस्ड इनसाइड द टनल। तो इतनी डिस्टेंस पर नॉर्मल रिएक्शन किसके परपेंडिकुलर होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर। नॉर्मल रिएक्शन किसके कारण अराइज होगा, तो वेट के कंपोनेंट के कारण। तो कुल मिलाकर यहाँ पे पहले समझ लो, फिर उसके बाद में कॉपी कर लीजिएगा। सुनिए, ये डिस्टेंस मैंने सपोज कर ली है बेटा y, यहाँ पर इस बॉडी पर क्या लगेगा, mg डैश लगेगा इस डायरेक्शन। तो mg डैश की वैल्यू किसके बराबर होगी,
एम इंटू जी डैश की वैल्यू इनसाइड द अर्थ किसके बराबर होती है, जी इंटू डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर अपॉन आर। फॉर्मूला क्या होता है, इनसाइड द अर्थ जी इंटू आर माइनस एक्स अपॉन आर, और आर माइनस एक्स का मतलब है सेंटर से डिस्टेंस, दैट इज वाई। तो ये हुआ तुम्हारा वेट, ठीक है। ये एंगल मैंने सपोज करा थीटा है, तो ये भी एंगल कितना आएगा, थीटा। दिस mg dash has two component, one is the mg dash cos theta and second is the mg dash sin theta. This mg dash sin theta will pull the block along this, ये इसको अंदर की तरफ लेकर आता है। उसका यूज कहां पर होगा बेटा, सिंपल हार्मोनिक मोशन टॉपिक। और ये बताता है कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो अगर हमने रिलीज करा ना इसको, तो ये क्या करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। एंड mg dash cos theta will be equated by what, नॉर्मल रेशन, क्योंकि जितने फोर्स से हम ग्राउंड को प्रेस करते हैं वो क्या कहलाता है, नॉर्मल रेशन। तो दिस ऑब्जेक्ट इज प्रेसिंग द टनल विथ व्हाट फोर्स, mg dash cos theta। सो नॉर्मल रेशन इज व्हाट, mg dash cos theta। m g dash की जगह क्या आएगा, g इंटू वाई अपॉन आर, एंड cos थीटा, देखिए ये थीटा है तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है रे, r बाई टू, और हाइपोटेन्यूज कितना है रे, y। तो बेस हो गया r बाई टू अपॉन y। समझ में आ रहा है, तो यहां पर गॉट इट, बेस इज r बाई टू अपॉन हाइपोटेन्यूज y, r से r, y से y कैंसिल। सो यहां पर एक सुंदर सी चीज आती है कि इट इज mg बाई टू, और यहां पर एक चीज आती है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो कहने का मतलब ये है कि ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनकर दोनों जगह पूछ लेंगे, क्योंकि ये तो रिजल्ट है कि ये x पे इंडिपेंडेंट। अब इसका कंसेप्चुअल क्वेश्चन क्या बनता है कि एक टनल हमने बनाई है, तो इस टनल पर नॉर्मल रिएक्शन इसकी लोकेशन पे डिपेंड नहीं करेगा कि इस टनल के सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर है। इट मे बी एट द सेंटर और इट मे बी एट दिस पॉइंट। वो थ्रू आउट द टनल नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो ये पॉइंट को आप इसमें अपने नोट्स में स्पेशल ध्यान रखिए कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, मीन नॉर्मल रिएक्शन इज सेम थ्रू आउट द, क्योंकि क्वेश्चन इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि जब हम इसको यहाँ से रिलीज करेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन विल इंक्रीज डिक्रीज और रिमेन सेम। गॉट इट। तो ये था अपना ग्रेविटेशन से रिलेटेड जो है वो आपके प्रॉब्लम्स। अब एक और लास्ट प्रॉब्लम बनाकर फिर आप लोग उसको कॉपी कर लीजिएगा थोड़ा। ये अर्थ है ना, अगर हम एक बिजनेस शुरू करते हैं गोल्ड का, और गोल्ड का बिजनेस ऐसा होता है कि हम परचेस करते हैं एक जगह से और सेल करते हैं दूसरी जगह, ठीक है, आया समझ। परचेस और सेल ये दोनों कैसे हो रहे हैं, स्प्रिंग बैलेंस से। और स्प्रिंग बैलेंस का मतलब है, स्प्रिंग बैलेंस का मतलब है क्या, जो mg को रीड करता है। इसमें स्प्रिंग में इलोंगेशन किसके कारण आता है, mg को। समझ में आया। तो हमने गोल्ड का बिजनेस स्टार्ट किया, हमने परचेसिंग किया कहाँ से, इक्वेटर से, और सेलिंग किया कहाँ पर, पोल पर। प्रॉफिट होगा और लॉस, या नो प्रॉफिट नो लॉस, समझे। तो इसको हम कैसे सॉल्व करने का सोचेंगे। अगर हमने गोल्ड को परचेज करा है, ये है हमारा पीला सोना, ठीक है, और ये पीला सोना जो है वाकई में सोना है कि नहीं है ना। तो इसीलिए सोना कितना, सोना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पीला सोना जो है ना, उसमें आप स्प्रिंग बैलेंस से परचेस करोगे, ये स्प्रिंग बैलेंस, ये गोल्ड लगा दिया है ना। तो यहाँ पर क्या फोर्स लगेगा, एम जी एट इक्वेटर, है ना।
उसको रीड करेगा। वो 1 kg हो गया, 1 किलो सोना खरीदा, छोटा मोटा खरीदेंगे 1-2 ग्राम तो क्या प्रॉफिट होगा, वो तो है ना। अब उसके बाद में इक्वेटर पे जाकर खरीदा, पोल पे जाकर बेचा, तो यहाँ पर क्या होगा, mg पोल। G8 इक्वेटर और G8 पोल सेम है, ये दोनों सेम होना चाहिए। अरे G8 इक्वेटर कम है और G8 पोल ज़्यादा है ना। तो ये कम होने के कारण यहाँ पे मास ज़्यादा मिलेगा, सेम इलोंगेशन। 1 kg का इलोंगेशन फिक्स है कि वहाँ पे पॉइंटर यहाँ पर आएगा तो क्या होगा, 1 kg वेट मेजर कर लिया। तो यहाँ पर बेटा GE कम होने के कारण क्या होगा, मास ज़्यादा होगा, और वहाँ पर G की वैल्यू बढ़ गई तो क्या होगा, हमें कम मास देना पड़ेगा, है ना। तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, है ना, प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसलिए क्या होगा, प्रॉफिट होगा। समझ में है। तो जहाँ पर हमें ज़्यादा लेना है और कम देना है उसको बोलते हैं प्रॉफिट, है ना। यहाँ पर मास ज़्यादा आ गया, परचेसिंग करा तो क्या हो गया, गोल्ड ज़्यादा मिल जाएगा, और इक्वेटर में जाकर बेचेंगे तो क्या होगा, उतने ही वेट के लिए कम मास लगेगा, तो प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। आया समझ। लेकिन ईश्वर ने क्या करा है, पोल्स पे लोग ही कम रखे हैं। आया समझ। लोग कम रखे हैं तो वो गोल्ड पहन के भी क्या करेगा, लोग ज़्यादा रहते तो लोगों को लगता है कि हाँ दिखाने के लिए अच्छा है। ठीक है, समझ में आया। एनीवे, तो ये प्रॉफिट वाफिट का बिजनेस नहीं है, है ना, क्योंकि वहाँ पे जाओगे जम जाओगे। इसलिए यहीं पे रहकर अपना बिजनेस करो, पहले पढ़ाई करो फिर कुछ करो। तो यहाँ पर अभी हमारा शुरू हो रहा है ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड का ओरिजिन क्या होता है। तो हम इसको इस तरह से समझते हैं कि अगर एक फूल है तो उसके चारों ओर क्या होती है, खुशबू, है ना। एक मैग्नेट है, उसके चारों ओर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। एक चार्ज है, उसके चारों ओर क्या होता है, एक चार्ज है उसके चारों ओर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वैसे ही किसी मास के सराउंडिंग में, किसी मास के सराउंडिंग में एक फील्ड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। समझ में आया। तो व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड? इट इज द स्पेस सराउंडिंग टू अ मैसिव ऑब्जेक्ट। किसी मासिव ऑब्जेक्ट के सराउंडिंग में एक स्पेस जो होता है इज known as gravitational field। जैसे किसी चार्ज के सराउंडिंग का जो स्पेस होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। वैसे ही किसी मास के सराउंडिंग क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड। अब एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा हैवी ऑब्जेक्ट होता है ना, तो उसका ग्रेविटेशनल फील्ड कंसिडरेबल होता है ना। जैसे मैग्नेट एक छोटा सा भी हो तो उसका सराउंडिंग का मैग्नेटिक फील्ड जो है ना स्ट्रांग होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि एक इंसान जा रहा है और उसके 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 ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण दूसरे इंसान जो उससे चिपकते हुए जा, आया ना समझ में। अगर मेरी बॉडी मैग्नेटाइज हो जाएगी और मैं जाऊंगा और तुम भी मैग्नेटाइज हो गए तो क्या होगा, तुम मुझसे पास आओगे या दूर जाओगे, इट डिपेंड अपॉन। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों का होता है। लेकिन मैं जाने के कारण ऐसा नहीं होगा कि सब लोग जो है वो मेरे से चिपकते हुए जाएंगे, इधर आ जाएंगे। आया समझ में। तो कुल मिलाकर इसीलिए यहाँ पर वीक ग्रेविटेशनल फील्ड होने के कारण कंसिडरेबल मैग्नेटिक ग्रेविटेशनल फील्ड किसके कारण क्रिएट होता है, बहुत हैवी ऑब्जेक्ट्स के कारण। तो द स्पेस सराउंडिंग टू ए मैसिव ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड।
इस फील्ड में अगर हम कोई दूसरी ऑब्जेक्ट को रखते हैं जिसका मास m0 होता है तो वो क्या करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो ऐसा भी बोला जा सकता है द स्पेस इन विच अनदर mass body experiences a force is called gravitational field। जैसे यहां पर मैं इसको रिलीज कर दूंगा तो अर्थ के कारण ये क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा। तो द स्पेस वेयर द अनदर मैसिव बॉडी एक्सपीरियंस अ फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड। अगर मैं इसको इंफिनिटी पे ले जाऊंगा तो वहां पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि वहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर m0 एक बॉडी रखी है और ये एक मासी बॉडी है, तो इन दोनों के बीच में फोर्स क्यों लग रहा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ग्रेविटेशनल फील्ड में रखे। मेरे और संस्कार के बीच में एक वीक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। क्यों? क्योंकि वी आर इन ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ ईच अदर। मोहित मेहता संस्कार के ग्रेविटेशनल फील्ड में है, तो इसलिए मेरा इसकी तरफ फोर्स लग रहा है। संस्कार मेरे ग्रेविटेशनल फील्ड में, इसलिए फोर्स लग रहा है। तो द कॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज व्हाट? अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ग्रेविटेशनल फील्ड में रखे हैं तो फोर्स लगता है। द कॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज व्हाट? द इंटरेक्शन टू फील्ड्स ऑफ सेम काइंड। मेरी ग्रेविटेशनल फील्ड और संस्कार की ग्रेविटेशनल फील्ड में इंटरेक्शन के कारण फोर्स लगता है। अब ये बोलूंगा कि मैं अगर कहीं पे अकेला हूं तो क्या मेरे ऊपर फोर्स लगेगा? नहीं, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट का खुद के फील्ड में होने से फोर्स नहीं लगता। फोर्स कब लगता है? जब दो फील्ड्स का इंटरेक्शन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ग्रेविटेशनल फोर्स का कॉज जो है वो न्यूटन्स लॉ नहीं है कि F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। द बेसिक रीजन इज व्हाट? द इंटरेक्शन बिटवीन टू ग्रेविटेशनल फील्ड। आया समझ में? सुनिए, ये जो एरोज बताए हैं ये इस मास का ग्रेविटेशनल फील्ड, वैसे ही इसका दूसरे वाले ऑब्जेक्ट का ग्रेविटेशनल फील्ड भी होगा। ठीक है, इसका भी ग्रेविटेशनल फील्ड होगा इधर की तरफ। समझा? तो cause of gravitational force is interaction between two gravitational field। ठीक है, एक इकलौता मास खुद के फील्ड के कारण उस पर कोई फोर्स नहीं लगता। ठीक है, आइसोलेटेड है नहीं इकलौता, आइसोलेटेड मास can't experience force due to its own gravitational field। ये जो है ये मेरे बायो के बच्चों के लिए डायरेक्ट श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स, कि कोई भी मासी बॉडी अगर ओनली अर्थ है और वो खुद के फील्ड में रखें तो उस पर फोर्स नहीं लगे। उस पर फोर्स किसके कारण लग रहा है? सन के ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इज लाइक खुशबू, है ना? जैसे एक फूल के चारों ओर क्या होती है? खुशबू होती है। वैसे एक मास के चारों ओर क्या होता है? ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। अब ये ग्रेविटेशनल फील्ड को समझाने के लिए 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बनाए। ग्रेविटेशनल फील्ड यानी क्या? बहुत ही काम की चीज जिससे हम लोग किसी कंसेप्ट को समझेंगे। तो अब आता है, ये था कंसेप्चुअल पार्ट। अब आता है आगे इसको डिफाइन करने के लिए 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड। पहला कैरेक्टरिस्टिक से इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। इसको हम ई से डिनोट करेंगे। ये क्या है बेटा? वेक्टर कैरेक्टरिस्टिक है, यानी इसकी डायरेक्शन होगी।
दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बेटा ये स्केलर कैरेक्टरिस्टिक है, इसकी डायरेक्शन नहीं होती। एंड इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल बोथ आर इंटरकनेक्टेड। एक चीज अगर हमें पता है तो दूसरी चीज हम निकाल सकते हैं, दूसरी चीज पता है तो पहली चीज निकाल सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। एंड तीसरा है ग्रेविटेशनल लाइंस ऑफ फोर्स। ये जो है वो ज्योमेट्रिक कैरेक्टरिस्टिक है। ज्योमेट्रिक यानी क्या है, इसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड को विजुअलाइज करना, ड्रॉ करना। जैसे यहाँ पर मैंने बताया ये एरोस जो कि टुवर्ड्स द मास है ना, तो ये फील्ड को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड है लेकिन लाइन दिख रही है कि ग्रेविटेशनल लाइंस ऑफ फोर्स नहीं दिख रही, लेकिन उसको विजुअलाइज करने के लिए हमने ज्योमेट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक बनाया है ग्रेविटेशनल लाइंस ऑफ फोर्स। एंड दीज ऑल थ्री हूबहू सेम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी, फॉर्मूले भी सेम होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी और मैग्नेटिक्स में भी। तो अगर तुमने इज्जत से यहाँ पे सिखाना तो ये पार्ट मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक में और मैग्नेटिक्स में कम सिखाना पड़ेगा। आगे समझना। तो अभी मेरा पहला कैरेक्टरिस्टिक आज शुरू होगा, 1.5 डे लगेंगे उसको। दूसरा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा, उसमें भी 1.5 डे लगेगा। और ग्रेविटेशनल लाइंस ऑफ फोर्स के बाद में आधे दिन में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको इस टॉपिक में बचता है कौन सा वाला पार्ट, ऑर्बिटल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी और थोड़े से कैपलेस लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। फिर ये टॉपिक अपना ख़त्म हो जाएगा। एनीवे अभी भी बहुत बाकी है ना, लगभग हम लोग 70 पेजेस 80 पेजेस तक पहुँचेंगे अभी, ठीक है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है बताइए, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, दैट इज ईजी। इजी आया बेटा समझ, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि ग्रेविटेशनल फील्ड को शो कैसे किया जा सकता है, ग्रेविटेशनल लाइंस ऑफ फोर्स। तो किसी फील्ड को अगर मैं ये शो कर रहा हूँ, ये फील्ड क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड। ये किसके कारण प्रोड्यूस हो रहा है, हो सकता है एक मास के कारण, हो सकता है मल्टीपल मासेस के कारण, ओके। इसमें अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को रखा है, लेट द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज m0, तो किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर कोई मास रखा जाता है तो उस पर फोर्स लगते हैं, है ना। तो यहाँ पर फोर्स ऑन m0 पे लगने वाला फोर्स, इतना श्योर हो कि m0 पे लगने वाला फोर्स क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू m0 होगा। हायर इज द मास, हायर इज द फोर्स एट दैट पॉइंट। समझ में आया। वंस अगेन, अगर कोई ग्रेविटेशनल फील्ड है जिसको मैंने येलो लाइन से बताया एरो बताते हुए, अब इस फील्ड में अगर मैंने किसी मास m0 को रखा है तो m0 उस फील्ड को डिसाइड थोड़ी कर रहा है। m0 कैन बी एनीथिंग, है ना। इट में बी 1 kg, इट में बी 20 kg, इट में बी 1000 kg। तो 1000 kg का मास रखेंगे तो 1000 टाइम्स बड़ा फोर्स लगेगा एज कंपेयर टू 1 kg के मास। तो यहाँ पर एक चीज होती है कि किसी पॉइंट पर अगर हमें ग्रेविटेशनल फील्ड लगानी होती है तो जब ये इसके प्रोपोर्शनल है तो F/m0 क्या आता है, कांस्टेंट आता है। यानी किसी भी पॉइंट पर अगर मैं एक मास को रखूंगा तो उस मास पर लगने वाला फोर्स डिवाइडेड बाय m0 क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और ये जो कांस्टेंट कहलाता है वो कहलाता है उस जगह का इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। आया समझ में। जैसे ये हमारा स्पेस है, इसके इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी है, तो इस पॉइंट पर अगर आपने m0 को क्या कर दिया, 1 kg कर दिया, क्या कर दिया 1 kg, तो इस पॉइंट पर 1 kg मास को रखने पर उस पर जितना भी फोर्स लगेगा वह क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। अरे भाई अगर इस डेफिनेशन में मैंने क्या करा, m0 को क्या कर दिया 1 यूनिट कर दिया, यानी 1 kg कर दिया, तो F इज इक्वल टू क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो व्हाट
is the concept of intensity of gravitational field at a point in gravitational field. है ना, ये क्या होगा, Eg हो. ये कांस्टेंट को हमने क्या कहा था, Eg. ओके, तो डेफिनेशन आपको बोलना कैसे आती है, क्या बोलोगे, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड at a point in a gravitational field. जैसे अगर मान लीजिएगा मुझे इस संस्कार के सिर पर ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट पर यूनिट मास रखूँगा और उस यूनिट मास पर जितना भी फोर्स एक्सपीरियंस होगा वह उस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड होगी. तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए पॉइंट इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट मास बॉडी placed at that point. Got it? मतलब क्या है बेटा, जैसे यहाँ पर इस पॉइंट मास पर है ना, इस पॉइंट मास पे जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स लग रहा है F. तो आपको इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, ये पॉइंट है P, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड कौन से पॉइंट पर, P पॉइंट पर, वो क्या होगा, फोर्स एक्सपीरियंस बाय एम नॉट. एम नॉट को अगर हमने 1 कर दिया तो वो डेफिनेशन बन जाती है. आया समझ में आया. इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर केजी. आया समझ में. तो ये है डेफिनेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड. यहाँ पर इसकी डायरेक्शन किधर होती है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड होती है. अब यहाँ पर अगला कंसेप्ट है इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट मास. This is the heading. Intensity of gravitational field due to a point mass. एक पॉइंट मास है m, ये कहाँ रखा है A पर, और उसके कारण मुझे P पॉइंट पर क्या निकालना है, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना. ओके, तो हियर वी हैव टू डिटरमाइन Eg at point P due to a point mass m. तो हमारी कंसेप्ट के हिसाब से हमने यहाँ पर m0 मास सपोज करा, किस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर हमें इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी है. इन दोनों के बीच में फोर्स क्या आ गया बेटा, G m नॉट अपॉन r स्क्वायर. Eg इज इक्वल टू क्या होगा, F बाय एम नॉट. तो वो क्या होगा, Gm बाय r स्क्वायर. आया समझ. यहाँ पर इस पॉइंट पर Eg भी इधर डायरेक्टेड होगा और इस पॉइंट पर फोर्स भी इधर लगेगा. तो P पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन की इंपॉर्टेंट है, वो कहाँ आ रही है, अलोंग P. तो अगर एक मास है m, उससे r डिस्टेंस पर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड का फार्मूला है Gm बाय r स्क्वायर. डायरेक्शन किधर की तरफ होगी, टुवर्ड द मास. समझ में आ रहा है. तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट मास किसके बराबर आई, Gm बाय r स्क्वायर. किसकी तरफ हेडेड हुई, उस मास की तरफ. अब यहाँ पर जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं 100% आने वाले क्वेश्चंस में से हैं,
कि आपको कुछ मासेस दे देंगे और उसके कारण किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड पूछेंगे। तो आपको क्या करना है कि अगर आपको एक सिस्टम ऑफ मासेस के कारण किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी है, तो लाइक जैसा कल मैंने आपको सिखाया था सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, वैसे ही आएगा। तो यहाँ पर अगला हेडिंग है इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू सिस्टम ऑफ मासेस। सिस्टम ऑफ मासेस के कारण किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। ध्यान से समझना, ये मास हो गया m1, ये मास हो गया m2, ये मास हो गया m3 एंड सो ऑन। इसके कारण मुझे किसी एक डिजायर पॉइंट पर क्या निकालनी है, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी है। दैट पॉइंट इज p। let this distance is r1, let this distance is r2, let this distance is r3। तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट p ड्यू टू फर्स्ट, इसको हम फर्स्ट नाम दिया। p पॉइंट पर फर्स्ट के कारण इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी, g m1 अपॉन r1 का स्क्वायर। ये किधर की तरफ डायरेक्टेड होगी, इधर की तरफ। यस और नो, यस और नो। तो इसकी डायरेक्शन होगी अलोंग PA। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू 2, वो किधर होगा, E P2 इधर होगा। वो किसके बराबर होगा बेटा, G M2 अपॉन R2 का स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग PB एंड सो ऑन। तो टोटल इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू व्हाट, EP1 प्लस EP2 प्लस सो ऑन। तो यहाँ पर पहला तो डेफिनेशन ही क्वेश्चन बन जाती है कि इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू सिस्टम ऑफ मासेस किसके बराबर होता है, वेक्टर सम ऑफ इंटेंसिटीज ड्यू टू ऑल मासेस एट दैट पॉइंट। तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या आ गई, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड at a point ड्यू टू, जो हेडिंग है वही, ड्यू टू सिस्टम ऑफ मासेस इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ इंटेंसिटीज ड्यू टू इंडिविजुअल मास एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पर इंडिविजुअल मास के कारण जो इंटेंसिटी है उसका वेक्टर सम होता है। गॉट इट। अब इसके बाद में आपको अब क्वेश्चन देने वाला क्या देगा, 2 मासेस के कारण किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड पूछ लेगा, या 3 मासेस के कारण इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड लेगा, या मल्टीपल मासेस के कारण किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड पूछ लेगा, है ना। तो ये क्वेश्चंस जो है वो आते हैं, जिनको वेक्टर सम करना आता है वो कर सकते हैं। आपको पता है कि अगर सभी मासेस के कारण इंटेंसिटीज की डायरेक्शन सेम है तो डायरेक्ट एडिशन कर। अगर किसी प्लेन में आ रही है तो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट निकालकर EX और EY निकालकर आप रिजल्टेंट निकालो। इस तरह से करना होता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है वो बनता है, ठीक है। और वो क्वेश्चन क्या है कि आपको 3 मासेस गिवन है, चलिए 1 2 3। ये मास M है, ये मास M है और ये मास 2M है। ये 2M कहाँ रखा है, ओरिजिन पर। ये कहाँ रखा है, A,0 पर। ये कहाँ रखा है, -A,0। आया समझ। और आपको 0,4A पर आपको क्या निकालना है, नेट इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना। तो फाइंड करना है
Eg due to 3 masses at point 0,4a. गॉट इट? तो यहाँ पर आपको जो अभी सिखाया है कि इंडिविजुअल मास के कारण जो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड आती है उसका वेक्टर एडिशन करके आपको काम करना होगा. करिए. यस बेटा, इस क्वेश्चन में आपको 2m, m और m के कारण इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी है. दिस इज लाइक क्या, यहाँ पर ये O है, O के कारण इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इधर होगी. ये पॉइंट A है, A के कारण इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इधर होगी. ये B है, B के कारण इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इधर होगी. समझ में आ रहा है? तो E ड्यू टू O इज इक्वल टू क्या होगा? G 2m अपॉन 16a स्क्वायर. A के कारण यहां पर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी? G m अपॉन यहां से यहां तक की डिस्टेंस का स्क्वायर है तो 17a स्क्वायर ही आएगा. एंड लकीली B के कारण भी यही आ रही. अब अगर आपको इन तीनों का वेक्टर एडिशन करना है तो आपके लिए बहुत इजी चीज है. तीनों के x कंपोनेंट और y कंपोनेंट निकाल लो. y कंपोनेंट क्या आएगा? EA का EA cos थीटा और EA का x कंपोनेंट क्या आएगा? EA sin थीटा. EB का y कंपोनेंट क्या आएगा? EB cos थीटा और EB का ये कंपोनेंट क्या आएगा? EB sin थीटा. तो टोटल x कंपोनेंट कैंसिल हो गए. टोटल इंटेंसिटी क्या आएगी? y कंपोनेंट दैट इज क्या आएगा? 2EA cos थीटा प्लस E 2gm अपॉन 17a स्क्वायर. cos थीटा की वैल्यू होगी बेस अपॉन हाइपोटेनियस. बेस कितना है? 4a. ये थीटा ये है तो बेस है 4a अपॉन हाइपोटेनियस है √17a प्लस ईओ की वैल्यू क्या है? 2gm अपॉन 16a स्क्वायर. ओके, इसको एडिशन कर दो, दैट इज योर आंसर. एंड नेट इंटेंसिटी की डायरेक्शन कहाँ आएगी? इधर आएगी. समझ में आया? ओके. तो ऐसे क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं. ठीक है, एक और क्वेश्चन को अपन डिस्कस करते हैं. एक और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. फाइव मास है m ईच. 5 मास है m के, है ना. वो रखे हैं रेगुलर हेक्सागोन के वर्टाइसेस पे. आर प्लेस्ड एट द वर्टाइसेस ऑफ रेगुलर हेक्सागोन. 5 मासे से लेकिन रेगुलर हेक्सागोन के वर्टाइसेस पर रखे हैं. फाइंड इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट O. O इज व्हाट? सेंटर. O क्या है? सेंटर है. विथ डायरेक्शन. नेट इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है O पर और उसकी डायरेक्शन भी निकालना है और उसकी भी डायरेक्शन भी निकालना है ना. तो इजी क्वेश्चन है. आपको पांचों के कारण नेट इंटेंसिटी का क्या करना होगा? वेक्टर एडिशन. ठीक है. इसके साथ ही साथ यहां पर अगर अगला कंसेप्ट आता है मेरा, वो है इंटेंसिटी ऑफ
ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूस मास, यानी कि यहाँ पर अभी हम लोगों ने डिस्क्रीट मासेस के कारण, कई मास पार्टिकल के कारण किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड निकाली है। अगर एक कंटिन्यूस मास बॉडी है उसके कारण हमें इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? जैसे कंटिन्यूस बॉडी हो गई है ना, उसके कारण मुझे क्या करना है, पी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी है। इस बॉडी का मास m है। तो हम लोग यहाँ पर क्या सपोज करते हैं कि बॉडी कई छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर बनी। एक एलिमेंट के कारण इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड निकालते हैं, किसी दूसरे एलिमेंट के कारण इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड निकालते हैं। आया ना समझ में? अगर यहाँ पर इन सबकी डायरेक्शन सेम आ रही है तो सबका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देते हैं, और सबकी डायरेक्शंस अलग अलग आ रही है तो उनके एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट लेकर फिर एक्स कंपोनेंट का इंटीग्रेशन और वाई कंपोनेंट का इंटीग्रेशन करते हैं, तब जाकर टोटल इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड निकलती है। आया ना समझ में? तो दिस इज द वे जिससे हम इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड निकालते हैं। या फिर आपको दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स पता होता है तो वैसा भी करके आप इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल सकते हो, कि जैसे एक रॉड के कारण इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी होती है, एक रॉड के कारण इस पॉइंट पर। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर m0 मास रखा है तो उस पर लगने वाला फोर्स किसके बराबर होता है, और उस फोर्स में अगर मैं m0 का डिवाइड कर दूंगा यहाँ पे जो मास रखा है तो मुझे क्या निकल जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट दैट पॉइंट निकल जाएगा। तो अभी यहाँ पर जो थॉट प्रोसेस है किसी कंटिन्यूस बॉडी के कारण इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड निकालने का, वो क्या है, मोर और लेस डिस्क्रीट बॉडीज के कारण, डिस्क्रीट पार्टिकल्स के कारण ने कई मासेस के कारण किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड निकाली जाती है, वैसे ही है। इसके कारण इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या आ जाएगी, जी dm अपॉन r1 का स्क्वायर। आया ना समझ में? और उसकी डायरेक्शन ये दूसरे के कारण अलग डायरेक्शन में जा रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट निकाल कर फिर आपको क्या निकालना पड़ेगा, ई एक्स निकालना पड़ेगा। वो क्या होगा, ये। फिर आपको क्या निकालना पड़ेगा, ई वाई निकालना पड़ेगा। वो क्या होगा, इस तरह का। और फिर ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर का स्क्वायर रूट करोगे तो टोटल इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी। मीनवाइल जो पिछला क्वेश्चन था उसमें हमें क्या करना था, इस पॉइंट पर मुझे चाहिए था टोटल, इस पॉइंट पर मुझे क्या चाहिए था, टोटल इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। देखो ई ए के कारण इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इस पॉइंट पर आएगी। बोलो ई बी के कारण किधर आएगी, इधर आएगी। बोलो ई सी के कारण किधर आएगी, इधर आएगी। ई डी के कारण किधर आएगी, इधर आएगी। ई के कारण किधर आएगी, इधर आएगी। अगर छठवा भी होता है तो टोटल इंटेंसिटी क्या हो जाती है, 0। तो यहाँ पर एक बात है कि ई ए इज इक्वल टू ई बी इज इक्वल टू ई सी इज इक्वल टू ई डी इज इक्वल टू ई, और वो किसके बराबर है, जी एम अपॉन ए स्क्वायर, क्योंकि ये इक्विलेटर ट्रायंगल बनता है और साइड एक ही होती है। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो टोटल इंटेंसिटी एट ओ किसके बराबर होगी, इंटेंसिटी ड्यू टू सी, यानी वो क्या होगा, जी एम अपॉन ए स्क्वायर, और उसकी डायरेक्शन किधर होगी, अलोंग ओ सी। या फिर आप इसको जी एम बाई ए स्क्वायर इंटू आई कैप से लिख सकते हो। आया समझ में? तो ये हुआ इस टाइप का क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस जो है बेटा एग्जाम में आए हुए हैं आप लोगों को, और ये अभी दिखने में इजी रखते हैं लेकिन हमको इनको एक लंबे टाइम तक प्रैक्टिस करते रहना है तो और अच्छे होना चाहिए, लेकिन हम भूल जाते हैं। उसका कारण है कि हम लोग बैकलॉग के लिए काम नहीं करते। तो बैकलॉग के लिए डेली 2 घंटे देना जरूरी है आज से, हमेशा से।